चलिए, तो ये सेट नंबर कौन सा है? 67। चलो, कैसा रहा आज का पेपर? आज तो कॉमन पेपर है ना, जो प्रैक्टिस पेपर देते हैं या चाहे जो नहीं देते, तो पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा ऑन एवरेज था। ठीक, कैसे हो आप लोग? बढ़िया या शानदार? या ऐसा लग रहा है अगर ऐसा ही पेपर आ जाए तो बात ही कुछ और है ना? तो पेपर बिल्कुल ऐसे ही आएगा। ये है एवरेज पेपर, है ना? तो पेपर आने की संभावना कुछ इसी तरीके की रहेगी। तो देखो, थोड़ा आज का पेपर थोड़ा इजी हो जाएगा बाकी पेपर की तुलना में। ठीक, चल, तो पहले प्रश्न पे आ जाते हैं और पहला प्रश्न आपका करंट अफेयर से रिलेटेड हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के कीवी मैन के नाम से प्रसिद्ध संगत सिंह मेहरा का संबंध कहाँ से है? तो देखो, जो कीवी मैन के नाम से एक व्यक्ति प्रसिद्ध है उत्तराखंड में, तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? कहाँ से हैं? तो ये है भवाली से। कहाँ से? भवाली से। तो नैनीताल का एक स्थान पड़ता है भवाली, भवाली से ये संबंधित है। इनको कहा जाता है कीवी मैन ऑफ उत्तराखंड। अब कीवी जानते हैं आप? कीवी क्या होता है? क्या है कीवी? हाँ, खाने वाला फ्रूट। फ्रूट खाने के लिए ही होता है ना, खाने वाला फ्रूट क्या हुआ? है फ्रूट खाने के लिए होता है, फेंकने के लिए भी कोई फ्रूट होता है? नहीं होता ना। हाँ, तो फ्रूट, कीवी का एक फ्रूट है, और जिसका प्रयोग किसमें किया जाता है, कब करते हैं सबसे ज्यादा? कीवी कब खाते हैं? हाँ, जब प्लेट्स, कौन सी घर की प्लेट? पेट की पेट की कौन सी प्लेट होती है? हाँ, ठीक है। तो जो ब्लड में जो प्लेटलेट्स होते हैं, अगर उनकी जब कमी हो जाती है, डेंगू होने पे ये कम हो जाते हैं। तो इसकी मात्रा को बनाए रखने के लिए सबसे बेस्ट फ्रूट होता है आपका कौन सा? कीवी। एक टाइम था जब कीवी की कोई वैल्यू नहीं हुआ करती थी, है ना? तो जब लोगों को ये पता चला कि कीवी बड़ा पोषक, है ना, फ्रूट है, तो उसके बाद कीवी की डिमांड होने लगी। और जो ये संगत सिंह मेहरा थे, ये लगभग 2000 से जो है, सन 2000 से ये कीवी का क्या कर रहे हैं? उत्पादन कर रहे हैं। इन्होंने कई सारी प्रजाति के कीवी उगा रहे हैं, लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि आप कीवी के पौधे उगाओ। ठीक है। अब कीवी का फ्रूट उगाने में कई सारे बेनिफिट। एक तो महंगा तो बिकता ही है, ठीक ठाक, है ना, 100-150 रुपए किलो हो जाते हैं। और जब सीजन हो डेंगू वाला सीजन, तो उस टाइम पे तो और ज्यादा इसके रेट बढ़ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जो कीवी की फसल होती है, यानी कि कीवी का जो पेड़ होता है ना, इस फ्रूट को जानवर भी नुकसान नहीं पहुंचाते, यानी लंगूर का डर नहीं है, किसी चीज का डर नहीं, क्योंकि वो खाते नहीं इसको। और अगर वो खाते नहीं तो फसल को क्या नहीं होगी? नुकसान भी नहीं होगी, है ना? तो इसलिए क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो ये कहाँ से है? भवाली से। तो आपको याद रखना है कि कीवी मैन के नाम से किसे जाना जाता है? संगत सिंह मेहरा को जाना जाता है। इसके अलावा कुछ और लोग हैं हमारे राज्य में जो खूब फेमस हुए हैं। जैसे एक लड़की है जिसको कहा जाता है एप्पण गर्ल। क्या कहा जाता है? एप्पण गर्ल के नाम से एक लड़की फेमस है, और उस लड़की का नाम क्या है? मीनाक्षी खाती। ठीक है, लड़की का नाम क्या है? मीनाक्षी खाती। मीनाक्षी खाती। हाल में ही एक महिला नमक वाली ब्रांड के नाम से भी जाने लगी, है ना? तो उस महिला का नाम क्या था? नमक वाली ब्रांड है। हाँ, नमक वाली ब्रांड के नाम से किसे जाने लगा है? शशि बहुगुणा को। तो शशि बहुगुणा को नमक वाली ब्रांड के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दो ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने उत्तराखंड में भुली नामक, है ना, एक संस्था गठित करी। और जो ये भुली है, भुली ब्रांड, ठीक है, भुली, ठीक है, भुली जो खोला गया वो किसके द्वारा खोला गया? तो बताओ, ये भी पेपर में आया हुआ प्रश्न है। एक का नाम है तान्या कोटनाला, और इन्हीं की साथी है, उनका नाम भी क्या है? तान्या, तान्या सिंह। तान्या कोटनाला और तान्या सिंह हो जाएगा। ठीक है, तो तान्या कोटनाला और तान्या सिंह हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम आपको क्या रखने हैं? याद रखने हैं, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ये एक दो तो कम से कम 2-3 पेपर से लगातार आ रहे हैं। ठीक, चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया गया
तो मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ जो है ये कब किया गया, तो ये ध्यान रखना आपको कब किया गया, ये 6 जुलाई 2024 को किया गया। 6 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है, योजना को शुभारंभ करने का खास उद्देश्य था कि जो राशन कार्ड धारक है ना, इन लोगों को मिनिमम अमाउंट में या मिनिमम रुपए में क्या किया जाए, नमक उपलब्ध कराया जाए। और नमक भी कौन सा नमक, आयोडाइज्ड नमक, है ना, क्योंकि कई लोगों में क्या होता है कि आयोडीन की कमी होती है, तो आयोडीन की कमी को बनाए रखने के लिए नहीं, मतलब आयोडीन की कमी को दूर रखने के लिए, दूर करने के लिए, है ना, तो लोग क्या करें, अपने खाने में आयोडीन वाला नमक का यूज करें। और ये ऐसे मिलेगा 5 रुपए पर किलो या 8 रुपए पर किलो के हिसाब से। और वैसे नमक कितने का बिकता है 20, अब तो बढ़ गया है ना, तो कम से कम 25-30 तक पहुंच चुका है नमक, है ना। ठीक है, चलो जी, तो जुलाई 2024 में मुख्यमंत्री के द्वारा यह योजना शुरू की गई। ठीक, इसके अलावा कुछ ऐसी योजना और हैं जो खाद्यान्न से संबंधित, जैसे मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, मुख्यमंत्री दाल पोषित जो योजना है, यह योजना 12 सितंबर 2019 को लॉन्च की गई। कब, 12 सितंबर 2019 को यह योजना लॉन्च की गई। ठीक, और 2019 में सीएम कौन थे, 2019 में सीएम कौन थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, तो ध्यान रखना त्रिवेंद्र सिंह रावत उस टाइम पे सीएम थे। तो 12 सितंबर 2019, इसमें सरकार जो है सभी राशन कार्ड धारकों को क्या करती है, यानी बीपीएल, ठीक है, स्पेशली कम से कम 2 किलो दाल उपलब्ध कराती है, वो भी मिनिमम प्राइस पे। जैसे चना जनरली कितने रुपए किलो है, चने की दाल 100-120 रुपए किलो, तो सरकार आपको 45 रुपए किलो दे देगी। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है ना। और दालें भी आपको मिनिमम रेट पे दी जाती है। इसके अलावा एक और योजना लिखना, अटल खाद्यान्न योजना, अटल खाद्यान्न योजना, अटल खाद्यान्न योजना। और जो अटल खाद्यान्न योजना है, यह योजना 11 फरवरी 2011 में आई, 11 फरवरी 2011 में आई। ठीक, इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा हाल में ही एक योजना शुरू की गई, हाल में ही नहीं, मतलब आज से 4-5 साल पहले। उस योजना का नाम था वन नेशन वन राशन कार्ड, है ना, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन राशन कार्ड। ठीक है, और ये शुरू किया गया कब, 2020 में। वन नेशन वन राशन कार्ड का मतलब ये है कि आप पूरे भारत में कहीं भी चले जाओ, ठीक है, और अगर आपके पास राशन कार्ड है, अभी क्या आपको राशन केवल और केवल कहां से मिलेगी, जहां आपका क्या है, डीलर है ना। जैसे आपका राशन कार्ड जिस एरिया का होगा, जिस गांव का होगा, तो आपको राशन केवल और केवल उसी डीलर के पास मिलती है, वहीं के डीलर के पास मिलती है। अब सरकार ने ऐसा सोचा कि काम करते भाई, है ना, कि अगर हम कुछ इस तरीके से व्यवस्था बना दें, आधार से लिंक कर दें, ठीक है, तो इंसान राशन कहीं से भी ले सकता है। मान लो किसी का गांव का है, तो भाई वो देहरादून में भी ले सकता है। मान लो तमिलनाडु चला गया, तो कल के दिन तमिलनाडु में भी राशन ले सकते हैं। नहीं तो राशन अभी क्या ले पाओगे आप, राशन तमिलनाडु छोड़ो, आपका राशन कार्ड गांव का, आप देहरादून में राशन नहीं ले पाओगे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड का मतलब है कि आप पूरे भारत में कहीं भी है तो आपको क्या मिल जाएगी, राशन मिल जाएगी। ठीक है, चल, तो ये आपका वन नेशन वन राशन कार्ड हो जाएगा। तो ये खाद्यान्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हो जाएंगी। इसके अलावा अगर बात करें तो हाल में ही सरकार के द्वारा एक एटीएम खोला गया, जिसको बोला जाता है ग्रेन एटीएम। क्या कहा जाता है, ग्रेन एटीएम। ग्रेन मतलब, हाँ, ग्रेन मतलब क्या होता है, ग्रेन, अरे अनाज होता है ग्रेन, अनाज ही तो होता है, गेहूं चावल वगैरह वगैरह जो भी है, ये ग्रेन ही तो है। तो ग्रेन एटीएम, तो देखो जैसे अभी तक एटीएम में क्या मिलता है आपको, पैसे ही मिलते हैं। आपने फट से कार्ड डाला और वहां से जितना रुपए आपने टाइप किया तो उतने रुपए निकल जाते। ऐसे भी नहीं कि जितना रुपए डाल दिया उतना अकाउंट में होने भी चाहिए ना
यानी कि जितने भी रुपए डाल दे तो आ जाएगा सीधे, है ना। तो कम से कम उतना होना चाहिए वहां पे। ठीक, हाँ ठीक। अब देखो वैसे ही अब यहाँ पे ऐसी योजना लाई गई कि एक कार्ड होगा आपका, एक राशन कार्ड होगा, जैसे एटीएम होता है ना, ऐसे ही कार्ड आपको राशन का भी दिया जाएगा। ठीक, और ऐसे जगह जगह पे क्या लगाएंगे, अनाज वाले एटीएम लगेंगे। आपने फट से डाला और आपने 2 किलो वहां टाइप किया तो 2 किलो का अनाज निकल जाएगा। यानी कि जितना भी आपके राशन कार्ड में जितनी भी क्या होगी अनाज की, वो होगी मंथली जो भी आता है ना। आपको 4 किलो निकालना है, 10 किलो निकालना है, 5 किलो निकालना है, जितना भी। अभी तक क्या होता है, आप दुकान में गए, 10 किलो अगर आपको अनाज मिलता है तो आपने क्या किया, 10 किलो लेके आ गए। अब आप चाहते हैं कि 10 किलो नहीं, मैं 5 किलो निकालना चाहता हूँ, 5 किलो ही लेके आ जाओ। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था। और ऐसा जो एटीएम है, ये एटीएम आपका कहाँ पे लगाया गया है, ये एटीएम लगाया है कहाँ पे, देहरादून में। एक बार चेक करना है, कौन कर रहे हैं, चेक करना है ये आवाज कहाँ आ रही। ये बाहर पे कर रहा कोई। ठीक है, तो देहरादून। तो ऐसा इस प्रकार का जो पहला एटीएम है, राज्य का पहला ग्रेन एटीएम जो लगाया गया, वो कहां पे लगाया गया है, आपके देहरादून में लगाया गया। हाँ जी, है, अच्छा अच्छा ठीक। तो राज्य का पहला ग्रेन एटीएम जो है, ये कहां पे लगाया गया, देहरादून में लगाया गया। और देहरादून में भी कहा, हमारे बगल में धर्मपुर में लगाया गया। ठीक है, चलो, तो अनाज लेना हो तो चले जाना आपको। हाँ, उसके लिए राशन कार्ड भी होना चाहिए ना। चलो जी, अगले प्रश्न में आ जाते हैं हम। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, वरिष्ठ नागरिकों और विशेष रूप से अकेले रहने वाले बुजुर्गों की मदद के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, बताओ। ये मैं पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आपको दे चुका हूं, बताओ कौन सा ऑपरेशन। ऑपरेशन भल छो, है ना। तो जैसे बोलते हैं ना हम, कैसे छो दादाजी, है ना, तो दादाजी बोलते हैं भलू छो, है ना, बढ़िया छो। भलू छो मतलब बढ़िया छो, है ना। तो यानी कि हालचाल पूछने के लिए हम जनरली क्या बोलते हैं, भलू छो, कैसे छो, भलू छो। ठीक है, तो ऐसे ही उत्तराखंड पुलिस के द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया है। ठीक है, और इसमें जो है बुजुर्गों से संबंधित जो भी स्वास्थ्य से संबंधित या जो भी परेशानियां हैं, उन परेशानियों के बारे में उनसे क्या की जाती है, बात की जाती है, और उनका सोल्यूशन निकाला जाता है, चाहे मेडिकल से संबंधित हो, चाहे किसी प्रकार की समस्या हो। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। चलो अगले प्रश्न में आ जाओ। उत्तराखंड शासन द्वारा किस वर्ष फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया, किस वर्ष राज्य खेल घोषित किया गया। तो देखो, किस वर्ष राज्य खेल घोषित किया गया फुटबॉल को, तो फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया 11 अगस्त 2011 को किया गया। ठीक है, जब भी कोई नया राज्य बनाया जाता है तो हमेशा ध्यान रखना, नए राज्य को बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, उसके प्रतीक चिन्ह डिसाइड किए जाते हैं ना, कि जैसे उसका राज्य फल क्या होना चाहिए, राज्य पुष्प क्या होना चाहिए, राज्य चिन्ह क्या होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही उत्तराखंड सरकार के द्वारा भी किया गया। तो पहली बात तो आप ये लिखेंगे कि राज्य चिन्हों का निर्णय, राज्य चिन्ह का जो निर्धारण किया गया, ठीक है, उत्तराखंड के राज्य चिन्हों का निर्धारण किया गया कब, 2001। सबसे पहले उत्तराखंड के राज्य चिन्हों का निर्धारण किया गया 2001 में। जो भी राज्य चिन्ह मिलते हैं ना आपको, बुरांस हो गया, ब्रह्म कमल हो गया, कस्तूरी मृग हो गया, है ना, ये हमारे क्या है, राज्य प्रतीक है ना, पशु पुष्प। तो 2001 में इनका निर्धारण किया गया। वहीं अगर बात करें तो साल 2010 जनवरी 2010 में संस्कृत को द्वितीय भाषा, संस्कृत को राज्य की कौन सी भाषा, दूसरी भाषा, ठीक है, बनाया गया। पहली भाषा कौन सी है राज्य की, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, तो वहीं द्वितीय भाषा किसे बनाया गया, संस्कृत को बनाया गया। इसके बाद साल आपका कौन सा, 11 अगस्त 2011 में क्या बनता है, फुटबॉल को बनाया जाता है। उसके बाद साल 2015 में क्या किया जाता है कि 2015 में आपका क्या होता है, भंडारी समिति की सिफारिश पे ढोल को क्या किया गया, वाद्य यंत्र घोषित किया गया, वाद्य यंत्र को घोषित किया गया। ठीक है, 2015 में ढोल को वाद्य यंत्र घोषित किया गया। उसके अलावा साल 2016 में
राज्य गीत बनाया गया, राज्य गीत, ठीक है, राज्य गीत घोषित किया गया। और राज्य गीत कौन से? उत्तराखंड देवभूमि सत सत वंदन अभिनंदन, ठीक, ये उत्तराखंड का क्या है? राज्य गीत। तो राज्य गीत की घोषणा 2016 में, वाद्य यंत्र 2015 में, संस्कृत द्वितीय भाषा 2010 में और राज्य चिन्हों का निर्धारण 2001 में किया गया। इसके अलावा उत्तराखंड के राज्य निर्धारण से संबंधित एक किताब है और उस किताब का नाम है उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह, ठीक है, उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह जो पुस्तक है, जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक पुस्तक के लेखक है जगमोहन रौतेला, जगमोहन रौतेला हो जाएगी, राइट, जगमोहन रौतेला हो जाएगी, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य के जो प्रतीक चिन्ह नामक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? जगमोहन रौतेला हो जाएगी। इसके अलावा 2016 में एक और लिख देना, 2016 में ही, 2016 में राज्य तितली भी घोषित की गई, राज्य तितली, जिसको क्या कहा जाता है? वुली वेंडेड या कॉमन पीकॉक, ठीक है, वुली वेंडेड या कॉमन पीकॉक कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आ जाओ, और नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में रंजना देसाई कमेटी का संबंध किस विषय से है? तो बताओ भाई, उत्तराखंड में रंजना देसाई समिति का संबंध किससे है? तो देखो, रंजना देसाई समिति हाल में ही बहुत चर्चाओं में रही थी, क्योंकि रंजना देसाई समिति का जो संबंध था, ये किससे था? समान नागरिक संहिता से, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? यूसीसी कहते हैं। यूसीसी पिछले 2 सालों से बहुत ज्यादा चर्चाओं में था, इसलिए आपको इसकी एक एक बात याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी बना है। यूसीसी की बात करें तो सबसे पहले देखो, जब भी कोई भी कानून लाना होता है या कोई भी नई चीज लानी होती, तो सरकार हमेशा सबसे पहले एक्सपर्ट लोगों की एक कमेटी बैठाती है ना। वही कमेटी 1-2 साल उसमें क्या करती है? रिसर्च करती है ना, डेटा तैयार करती है, पूरी रिपोर्ट तैयार करती है, और तब जाके उसको क्या करती है? गवर्नमेंट को देती है। तो सबसे पहले यूसी से संबंधित जो ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी, वो कब बनाई गई थी? 27 मई 2022 में, 27 मई 2022 में क्या बनाएगी? यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी, यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी बनाएगी, यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी। और इस कमेटी की अध्यक्ष कौन थी? तो रंजना देसाई, जो ऊपर लिखा हुआ है। और यह ड्राफ्ट कमेटी कुल कितने सदस्यों की थी? 5 सदस्यों की। तो कुल कितने सदस्य थे इसमें? 5 जो जाने माने हस्तियां हैं, ठीक है। तो उनसे मिलकर के यह समिति बनाई गई थी 27 मई 2022। लगभग इस समिति ने 2 साल तक काम किया, और 2 साल तक इन्होंने पूरे उत्तराखंड से क्या ली? अलग अलग सलाह ली, लोगों से सलाह ली, कानूनी उसकी और व्याख्या करी, है ना, चेक किया कि किस तरीके से हम सिस्टम में और नई तरीके से चीजें ला सकते हैं ना, कानून क्या क्या बन सकता है। तो इन्होंने अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार करके 2 फरवरी 2024 को जो रिपोर्ट थी, रिपोर्ट किसे सौंप दी गई? सरकार को सौंपी, है ना। तो 2 फरवरी 2024 को इन्होंने क्या करी? रिपोर्ट सौंपी सरकार को, इन्होंने क्या कर दी? रिपोर्ट सौंप दी, ठीक है। अब सरकार को जब रिपोर्ट सौंपी, तो सरकार ने इसके बाद इनकी सिफारिशों को क्या कर दिया? स्वीकार कर दिया। और जब स्वीकार किया, तो उसके बाद सरकार ने एक प्रस्ताव तैयार किया, और इस प्रस्ताव को कहां लेके आ गई? विधानसभा में लेके आएगी, है ना। तो विधानसभा में कब पेश किया गया? तो 6 फरवरी 2024 को जो यूसीसी विधेयक है, यूसीसी विधेयक को विधानसभा में क्या किया गया? पेश किया गया। विधानसभा में क्या किया गया? पेश किया गया, ठीक है। तो 6 फरवरी 2024 को यूसीसी विधेयक विधानसभा में पेश किया गया। उसके बाद, क्योंकि जैसे पेश होगा तो एक दिन इस पे चर्चा भी होगी, चर्चा होने के बाद 7 तारीख को इस पे क्या हुई? वोटिंग हुई। और 7 तारीख को जब वोटिंग हुई, तो बताओ मुझे, ये पास होगा या फेल हो जाएगा? है, क्या हो जाएगा? पास होगा या फेल? पास होगा ना, ये फेल होगा? पास ही होगा ना। अब पास ही होना चाहिए, क्योंकि अगर पास नहीं हुआ तो सीधे सरकार गिर जाएगी। सरकार जब भी कोई विधेयक लेके आती है ना, सरकार विधानसभा में और सेम लोकसभा में, जब भी सरकार कोई विधेयक लेके आएगी, अगर वो पास नहीं हुआ लोकसभा में, अगर केंद्र की बात करें, और यहाँ उत्तराखंड में अगर विधानसभा में पारित नहीं हुआ, तो सीधे सरकार गिर जाती है। इसका मतलब सरकार के पास क्या नहीं है? मेजोरिटी नहीं है।
मेजोरिटी नहीं है तो फिर क्या हो जाएगी, फेल्ड हो जाएगी। 7 फरवरी 2024 को यह विधेयक जो है विधानसभा में क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। ठीक है, अब जैसे पारित हो गया तो उसके बाद कहां जाएगा विधेयक, कहां जाएगा, कहां जाएगा, राज्यपाल के पास जाएगा, और राज्यपाल इसको कहां भेज देता है, राष्ट्रपति के पास भेज देता है, क्योंकि संविधान संशोधन हो रहा है ना। ठीक है, तो 7 फरवरी 2024 में पारित हुआ। उसके बाद मार्च 2024 में यह विधेयक, इस विधेयक को क्या मिल जाती है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है। क्या मिल जाती है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है। और जैसे ही राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाएगी तो उसके बाद विधेयक आपका क्या बन जाता है क्या बन जाता है, कानून बन जाता है, यानी कि अधिनियम बन जाता है। यानी इसके बाद यूसी से संबंधित जो भी प्रावधान है वो लागू हो जाएंगे, यानी कि लागू करेंगे। लेकिन अभी नियम बनाने पड़ेंगे ना, नियम पूरे थोड़ा ना बने, अभी तो केवल वो रास्ता तैयार हुआ अभी, है ना। जब विधेयक पारित हो जाता है तो यानी कि अब रास्ता साफ है, अब नियम कानून बना लो, है ना। 7-8 महीने जो है नियम कानून बनाने में लगते हैं। तो फिर उसके बाद फाइनली 27 जनवरी 2025 में यूसीसी क्या हो जाते हैं, उत्तराखंड में लागू हो जाता है। ठीक है, और जैसे ये उत्तराखंड में लागू होगा तो स्वतंत्रता के बाद, है ना, स्वतंत्रता के बाद यूसीसी लागू करने वाला ये देश का क्या बनता है, पहला राज्य बनता है। पहला राज्य बना स्वतंत्रता के बाद, बोला मैंने। और वही देश का कौन सा राज्य हो जाएगा, दूसरा, क्योंकि ऑलरेडी कहां पे लागू है, गोवा में। गोवा में जब पुर्तगाली रहते थे तो उनके द्वारा वहां पे यूसीसी स्टार्ट किया गया था, तब से वहां पे वही व्यवस्था है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद पहली बार कौन कर रहा है, उत्तराखंड कर रहा है। वैसे नंबर में देखें तो दूसरे नंबर पे है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद क्या हो जाएगा, पहले नंबर पे हो जाएगा। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखना है कि इस यूसीसी में एक जो आपका क्या है, समुदाय है, उस समुदाय को बाहर रखा गया। ठीक है, और वो समुदाय कौन सा है, एसटी वर्ग। तो राज्य का जो एसटी वर्ग है, एसटी वर्ग को जो है इससे क्या रखा गया है, दूर रखा गया है, इससे बाहर रखा गया है ना। एसटी का मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी हमारी जो जनजातियां हैं, कितनी जनजातियां हैं, 5 जनजातियां, जौनसारी, भोटिया, थारो, बोक्सा, राजी, इनको जो है इससे बाहर रखा गया। अब से इनको बाहर क्यों रखा गया भाई, क्या हो गया ऐसा जो बाहर रखने का, क्यों बाहर रखा गया, कानून बन रहा है तो सब अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक कहां से अल्पसंख्यक हो गया, हाँ, एसटी का दर्जा दिया गया है तो इसलिए हुआ। हाँ, देखो धार्मिक को ठेस पहुंचाएंगे, हाँ, चलो ठीक। देखो जो एसटी वर्ग होता है, पहली बात तो स्पेशल प्रिविलेज है एसटी वर्ग को। इनकी जो संस्कृति, इनकी जो परंपरा है ना, या इनकी जो विरासत है वो बची रहे, इनके अपना सिस्टम चलता है। उसी सिस्टम को बचाने के लिए तो हमने एसटी वर्ग घोषित कर रखा है। ये समाज का दबा हुआ वर्ग थोड़ी था, समाज का दबा हुआ वर्ग कौन सा था, वो तो एसटी था। एसटी थोड़ी है समाज का दबा हुआ वर्ग, ये तो दूर दराज में रहते हैं, मुख्य धारा में हमें शामिल करना था, है ना। और इनकी जो संस्कृति थी वो संस्कृति बचे रहे, इसीलिए हमने इस वर्ग को एसटी का दर्जा दिया। और अगर हम यूसीसी ला देते हैं तो यानी कि जो बाहर वालों में जो नियम लागू हो रहा है वही इन पे हो रहा है, तो फिर फायदा क्या है, क्योंकि इनके विवाह की जो प्रक्रिया है या तलाक की जो प्रक्रिया है, संपत्ति का जो बंटवारा है, ये अपने हिसाब से होता है ना। तो हमें लगा कि हमें वहां दखल नहीं करनी चाहिए, कहीं ना कहीं उनकी संस्कृति, उनकी जो परंपरा है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इसीलिए इसको क्या रखा गया है, बाहर रखा गया है, किसको, एसटी वर्ग को। ठीक है, तो यूसीसी के बारे में इतनी सारी बातें, एक एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, भूलना कुछ नहीं है। लगातार यूसीसी के क्या बन रहे, प्रश्न बन रहे। अगले प्रश्न पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे आपको मिलान करना है, तो जरा आप मिलान कीजिएगा। सबसे पहले देखो सुरजीत सिंह बरनाला की बात करें तो सुरजीत सिंह बरनाला कौन थे, हाँ, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल, तो प्रथम राज्यपाल हो जाएंगे। नित्यानंद स्वामी की बात करें तो नित्यानंद स्वामी कौन थे, उत्तराखंड के पहले सीएम हो जाएंगे। प्रकाश पंत प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हो जाएंगे, और अजय विक्रम सिंह प्रथम मुख्य सचिव हो जाएंगे। तो 1 का 4 कहीं है, 1 का 4, ठीक है, इधर है, 2 का 2, 2 का 2 इधर भी है, सी का 3, सी का 3 इधर, तो सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अजय विक्रम सिंह, ध्यान रखना, ये उत्तराखंड के पहले मुख्य सचिव है। बाकी तो आपको याद है ही। पहली बात तो ये बताओ मुख्य सचिव होता क्या है, कई बार मैं बता चुका हूं, क्या होता है मुख्य सचिव, राज्य का सबसे बड़ा है, सर्वोच्च अधिकारी, है ना। राज्य का सबसे बड़ा जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो कौन होता है, मुख्य सचिव होता है। और वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है हमारे,
आनंद वर्मन। ठीक है, तो वर्तमान में जो है वो हमारे कौन है, मुख्य सचिव आनंद वर्मन है। कौन है, आनंद वर्मन है। वही वर्तमान में सीएम की बात करें तो सीएम कौन है, धामी है ना। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी है। और राज्यपाल कौन है, राज्यपाल हाँ गुरमीत सिंह हो जाएंगे। अगला प्रश्न आ जाओ। राज्य के पंचायतों में कौन सी व्यवस्था लागू है, राज्य के पंचायतों में बताओ कौन सी व्यवस्था लागू है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। और कैसे पता चलता है आपको त्रिस्तरीय, या आपने रट लिया इसलिए पता चलता है, या आपने चुनाव भी तो देखेंगे वर्तमान में, देखें आपने चुनाव, तो जब भी आप वोट डालने जाते हैं तो 3 संस्थाओं को आपको वोट देनी होती है। एक अपने गांव वालों को यानी जो प्रधान होता है, उसके अलावा किसको देनी होती है, जो आपका क्षेत्र पंचायत होता है, और उसके अलावा किसको देनी होती है, जो जिला पंचायत सदस्य उठा होते हैं ना। तो 3 निकाय है, एक आपका ग्राम पंचायत, दूसरा आपका क्षेत्र पंचायत, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, जिला पंचायत हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। बाकी अगर पंचायत से संबंधित बात करें, देखो पंचायत हमारे संविधान में ऑलरेडी व्यवस्था कर रखी थी संविधान निर्माताओं के द्वारा कि अनुच्छेद 40 में दिया है ना, डीपीएसपी के, डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसी में ये कहा गया था अनुच्छेद 40 में कि भविष्य में जब सरकार को ये लगता है कि उसके पास जब पर्याप्त संसाधन हो जाएंगे तो उसको क्या करना चाहिए, राज्यों में स्थानीय स्वशासन की स्थापना करनी चाहिए, है ना। और इसी के तहत हम कौन सा संविधान संशोधन लेके आए थे, 73वां संविधान संशोधन लेके आए। और इसी के तहत हमने क्या किया, पंचायतों को क्या दिया है, संवैधानिक दर्जा दिया है ना। किसका दर्जा दिया है, संवैधानिक दर्जा दिया है। अब देखो वैसे मैं ये बात कई बार डिस्कस कर चुका हूं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि आपका जो पंचायत से संबंधित जो टॉपिक है वो संविधान के अनुच्छेद 243 ए से लेकर के कहां तक है, 243 ओ तक है ना। 243 ए से लेकर के 243 ओ तक हो जाएंगे। और कौन सा एक नया चैप्टर संविधान में बनाया गया, तो ये संविधान में बनाया गया भाग 9 बनाया गया। ठीक है, भाग 9 बनाया गया। इसके अलावा अगर बात करें तो देखो सबसे पहले ध्यान रखना कि अगर हम बात करें कि अनुच्छेद जो 243 है, ओनली 243, अभी मैं ABCD की बात नहीं कर रहा हूं, तो सबसे पहले ए में क्या दे रखा है, ए में नहीं 243 में, हाँ सबसे पहले जो है पंचायतों की परिभाषा, पंचायतों को डिफाइन किया गया 243 में। उसके बाद शुरू होता है 243 ए, है ना। तो 243 से 243 ए, तो जो 243 ए है, 243 ए में क्या दिया गया है बताओ, 243 ए में पंचायत के अंदर ही आपने देखा होगा एक संस्था होती है जिसको बोला जाता है ग्राम सभा, बोला जाता है ग्राम सभा। क्या होती है ग्राम सभा, हाँ गांव के वे सभी लोग जो गांव के वोटर है। ठीक है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में डिफरेंस है दोनों में। हर गांव की अपनी एक ग्राम सभा होती है ना, हर गांव की अपनी क्या होती है, एक ग्राम सभा होती है। लेकिन हर गांव की केवल अपनी एक ग्राम पंचायत अलग से नहीं होगी, है ना। कई बार गांव छोटे हैं तो कई गांवों को मिलाकर के भी ग्राम पंचायत बनानी पड़ती है। ग्राम पंचायत अलग चीज होगी, और ग्राम सभा क्या होते हैं, गांव के जो भी वोटर होते हैं, यानी आपके गांव में 18+ जो भी है उन्हीं से मिलकर के क्या बनती है, ग्राम सभा बनती है। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्राम सभा की बात की गई, ग्राम सभा। ठीक, फिर उसके बाद 243 अगर बी की बात करें तो 243 बी में क्या दिया गया, 243 बी में कि पंचायतों का गठन कैसे होगा, पंचायतों का गठन। ठीक है, या इसी को क्या बोलेंगे हम, त्रिस्तरीय, या क्या बोलेंगे, त्रिस्तरीय बोलेंगे। उसके बाद 243 सी की बात करें तो 243 सी में क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, पंचायत की संरचना। ठीक है, यहां पे संरचना की बात की गई। ठीक, वहीं डी की बात करें तो डी में क्या दिया गया है, हाँ पंचायतों में आरक्षण से संबंधित हो जाएगा, डी आरक्षण से संबंधित हो जाएगा। ई किससे संबंधित है, ई कार्यकाल, है ना, कार्यकाल से संबंधित है, कार्यकाल। एफ की बात करें तो एफ किससे संबंधित है, एफ अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन, पंचायत के सदस्यों का डिस्क्वालिफिकेशन अयोग्यता से संबंधित हो जाएगा।
एफ के बाद अगला आता है आपका कौन सा, जी, और जी आपका किससे संबंधित हो जाएगा, जी हो जाएगा आपका कार्य एवं शक्ति, कार्य एवं शक्ति से संबंधित हो जाएगा। जी, जी के बाद क्या आता है, एच, एच आपका किससे संबंधित है, एच बताओ, एच किससे संबंधित है, हाँ टैक्स, है ना, पंचायत कहाँ टैक्स ले सकती है। एच के बाद क्या आता है, आई, आई किससे संबंधित है, हाँ वित्तीय, वित्तीय से संबंधित, पंचायतों के वित्तों से संबंधित है, यानी कि राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद आई के बाद क्या आता है, जे, ठीक है, आई के बाद क्या आता है, जे, और जे किससे संबंधित है, निर्वाचन आयोग से संबंधित है, ठीक है, निर्वाचक आयोग से संबंधित है। तो ये पंचायत से संबंधित आपकी क्या है, महत्वपूर्ण आर्टिकल है, बाकी नहीं भी रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ठीक है। तो आज आपको ये अच्छे से याद कर लेना है, कम से कम कहां तक, जे तक, ठीक। तो सबसे पहले 43 में परिभाषा, ए में ग्राम सभा, बी में पंचायत का गठन, सी में संरचना, डी में आरक्षण, ई में कार्यकाल, एफ में अयोग्यता, जी में कार्य एवं शक्ति, एच में टैक्स, आई में राज्य वित्त आयोग, और जे में क्या हो जाएगा, निर्वाचक आयोग हो जाएगा, है ना, राज्य निर्वाचन आयोग क्या हो जाएगा, निर्वाचन आयोग हो जाएगा, जो क्या करता है, पंचायतों का चुनाव करता है, ठीक है। चलो जी, इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आ जाओ। प्रश्न संख्या 28 है, पातर नचौनिया नामक स्थान का संबंध किस यात्रा से, किस यात्रा से, यह नंदा राजात यात्रा से संबंधित है। और मैंने आपको बताया था कि यह जो स्थान है, इस स्थान के बाद जो है महिलाएं भाग नहीं लेती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, महिलाएं जो है इस यात्रा में भाग नहीं लेती, ठीक है। वहीं देखो, अगर हम कैलाश यात्रा की बात करें तो कैलाश यात्रा आपकी कहां पे होती है, पिथौरागढ़ में होती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा कहां पे होती है, पिथौरागढ़ में होती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा की अगर मैं बात करूं तो कैलाश मानसरोवर यात्रा जनरली जो है ये आपके जून से सितंबर माह के बीच में आयोजित की जाती है, और यह यात्रा लगभग लगभग 24 से 30 दिन की होती है। कब, कितने दिन की होती है, 24 से 30 दिन की होती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन कौन करता है, बताओ कौन कराएगा, कौन कराता है आयोजन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैलाश मानसरोवर यात्रा कौन करवाता है इसका आयोजन, कोई तो है, कौन, कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन कौन करवाता है, कोई नहीं कराता, खुद ही जाते लोग ऐसे, हाँ कौन करवाते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, जो टूरिज्म, उत्तराखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट, हाँ कौन सा विभाग होता है, एक बार वही ध्यान याद, टूरिस्ट विभाग ही होगा, और कौन होता है, धार्मिक विभाग भी है कोई है, पर्यटन विभाग, पर्यटन विभाग बोल रहे, चलो ध्यान रखना, इस यात्रा का आयोजन, ठीक है, बात कैलाश मानसरोवर यात्रा की है, और कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात है तो इसका मतलब पहली बात, कैलाश मानसरोवर हमारे देश में नहीं है, कहाँ है, कहाँ है, वहां है, वहां कहाँ, कहाँ है कैलाश मानसरोवर, कैलाश पर्वत कहाँ है, यही नहीं पता, नेपाल में, चीन में है भाई, चीन में, तुम्हें पता ही नहीं है, चीन में है, तिब्बत वाला एरिया जो पड़ता है चीन का, ठीक है। तो कैलाश भी वही है और मानसरोवर भी वही है। और देखो, अगर आप चाइना में जा रहे हैं तो इसका मतलब आप इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं, और जब भी बात दूसरे देश की हो तो कौन इन्वॉल्व होगा हमेशा, कौन होगा इन्वॉल्व, विदेश मंत्रालय, और कौन होगा, है ना। तो ध्यान रखना, सबसे पहले जो है आपको ध्यान रखना, इस यात्रा का आयोजन जो है विदेश मंत्रालय, ठीक है। अब यहाँ पे उत्तराखंड सरकार का इतना वो नहीं है, विदेश मंत्रालय होगा, जब तक विदेश मंत्रालय से परमिशन नहीं मिलेगी भाई तब तक आप चाइना थोड़ी जा सकते, ठीक है। चलो जी, विदेश मंत्रालय, साथ में ध्यान रखना क्योंकि सिक्योरिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहां पे व्यवस्थाएं बनाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज। विदेश मंत्रालय का काम तो केवल परमिशन देना है, केवल मैनेज करना है, लेकिन वहां पे असली व्यवस्था कौन देखता है, आईटीबीपी, सुना है आपने आईटीबीपी, है ना, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, आईटीबीपी, ठीक है। तो आईटीबीपी जो है पूरा यात्रा आईटीबीपी देखती है, सुरक्षा वगैरह जो भी देखना है। उसके अलावा अब ऐसा नहीं कि उत्तराखंड वाले इन्वॉल्व ही नहीं होंगे, है ना, उत्तराखंड पर्यटन विभाग, उत्तराखंड पर्यटन विभाग में भी स्पेशली कौन सा, कुमाऊं मंडल विकास निगम, है ना, कुमाऊं मंडल विकास निगम, ठीक है। तो जनरली जो है इस यात्रा में
ये संस्थाएं क्या होती है आपकी इन्वॉल्व होती है। कैलाश मानसरोवर, जब हम यात्रा की बात करते हैं तो लोग जो है कैलाश पर्वत देखने जाते हैं, है ना, मानसरोवर झील में वहां पे डुबकी भी लगाते हैं, ठीक। और जो कैलाश पर्वत है ना, कैलाश पर्वत सबसे खास बात है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत की क्या खास बात है, आपने सुना है कभी? कैलाश पर्वत की हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, एवरेस्ट जितना भी नहीं है, बहुत कम हाइट है कैलाश पर्वत की, इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन आज तक कैलाश पर्वत पे कोई चढ़ ही नहीं पाया। सबसे बड़ी बात तो ये है, कैलाश पर्वत पे आज तक मिस्ट्री बनी हुई है, उससे 2-3 हजार मीटर ऊपर आपका एवरेस्ट है, लेकिन फिर भी आज तक कैलाश पर्वत पे कोई चढ़ ही नहीं पाया है। और जिसने जाने की कोशिश की है तो ऐसा कहते हैं कि कोई वापस भी नहीं आया वहां से, है ना। तो इसलिए जो है अब कोई, है ना, इतना साहस भी नहीं कर पाता, तो ऐसे थोड़ी है। तो देखो जो आपका कैलाश पर्वत है, तो पहली बात तो आपको याद रखना कि लोग जब वहां पे जाते हैं तो एक तो कैलाश पर्वत की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, है ना। और कैलाश पर्वत की जो परिक्रमा, जो उसकी गोलाई है, जो पर्वत उसका है गोलाई कितनी, 51 किलोमीटर। कितना है? 51 किलोमीटर का, ठीक है, 51 किलोमीटर। चलो जी, इसके अलावा देखो हिल यात्रा की बात करें तो जो हिल यात्रा है, हिल यात्रा का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? हिल यात्रा का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? पिथौरागढ़ में किया जाता है, पिथौरागढ़ में किया जाता है ना। बजेठी गांव आपने सुना होगा, कुमौड़, बजेठी, भुरभुड़ी, है ना, खाती गांव, बालाकोट, इन गांवों में हिल यात्रा उत्सव का आयोजन किया जाता है। और यह यात्रा स्पेशली जो है कब होती है? जब आपका रोपाई का समय होता है। हिल का मतलब होता है, हिल, हिल जाता है, बड़ा हिल्लू है वहां, हिल्लू सुना है आपने ऐसा? है हिल्लू मतलब गंदा, कीचड़, खिचड़ी होता है ना। यात्रा मतलब यात्रा, तो यानी कि हिल में, यानी कीचड़ में की जाने वाली यात्रा, क्योंकि बरसात का समय है, रुपाई का समय है, तो चारों तरफ पानी पानी है, तो इस टाइम पे लोग जो है क्योंकि थके होते हैं, तो लोग चाहते हैं कि इस काम को बड़े मनोरंजन के साथ किया जाए, तो लोग जगह जगह जाते हैं, खूब मनोरंजन के साथ जो है इस त्योहार को मनाया जाता है, ठीक है। तो हिल यात्रा हो जाएगा। बाकी खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा की बात करें तो खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा जो है आपके ये घुत्तू से, कहां से? घुत्तू से, घुत्तू से भृगु गंगा, भृगु गंगा के उद्गम तक यह यात्रा होती है। और इस यात्रा को ध्यान रखना, ठीक है, पांचवा धाम यात्रा भी कहा जाता है इसको, पांचवा धाम यात्रा भी कहा जाता है, पांचवा धाम यात्रा भी इसे कहा जाता है, ठीक है। चलो जी अगले प्रश्न पे आ जाओ। निम्न में त्योहार जो धार्मिक भावना से जुड़े होने के साथ साथ पशु पक्षी प्रेम का भी क्या है, प्रतीक है, तो बताओ ऐसा कौन सा त्योहार है? घुघुतिया त्योहार हो जाएगा यार, तो ये आपका बी ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी हरेला आपने सुना ही है, हरेला कब किया जाता है, कौन सी संक्रांति पे? श्रावण संक्रांति पे। कंडाली उत्सव कहाँ होता है? तो ये आपका पिथौरागढ़ में होता है और 12 साल बाद होता है, ठीक। चलो अगला प्रश्न। घी संक्रांति उत्तराखंड का पशुचारण युग में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है, ठीक है, के विषय में कौन सा कथन सही नहीं? चंद्र शासन काल में स्थानीय लोगों द्वारा राजा को भेंट देते थे, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है ना। इस अवसर पर भीगे हुए चावल व उड़द को पीसकर बेड़वा रोटियां बनाई जाती है, ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इस दिन घी खाना अशुभ माना जाता है, ये बात तो वैसे भी गलत होगी ना, घी संक्रांति बोले और घी खाना ही अशुभ हो जाएगा, ये तो लॉजिक ही नहीं बैठ रहा। मान लो आपने ये प्रश्न नहीं भी पढ़ा होता तो ये ऐसा प्रश्न था, इसको तब भी सॉल्व किया जा सकता अगर आपने इसके बारे में कभी नहीं पढ़ा। अब घी संक्रांति है तो क्या घी संक्रांति में घी खाना अशुभ हो सकता है? नहीं हो सकता ना, लॉजिक ही नहीं बैठ पा रहा ना, तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इसे ओलगिया नाम से भी जाना जाता है, ये बात बिल्कुल क्या है, सही। अगला प्रश्न, तत्कालीन कमिश्नर बर्नेडी द्वारा किस वर्ष गोचर मेले को शुरू किया गया था? बताओ किस वर्ष गोचर मेले को शुरू किया गया था? तो कब किया गया था? 1943 में। 1943 ईस्वी में गौचर मेले की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। गौचर मेले की बात करें तो ध्यान रखना कि जो गौचर मेला है 1943 में माणा घाटी के एक समाज सेवी थे जिनका नाम क्या था? गोविंद प्रसाद नौटियाल। उनका नाम क्या है? गोविंद प्रसाद नौटियाल। गोविंद प्रसाद नौटियाल के द्वारा क्या किया गया? प्रयास किया गया
ठीक है। गोविंद प्रसाद नौटियाल के द्वारा प्रयास किया गया कि क्योंकि ग्रीष्म काल में भोटिया लोग जो है तिब्बत से व्यापार करते थे ऊपर की तरफ, है ना। अब जैसे अक्टूबर नवंबर का महीना शुरू हो जाएगा तो आपको पता है फिर आपकी शीत ऋतु स्टार्ट हो रही है, और ऊपर वाला माणा से ऊपर वाला और इवन माणा इवन बद्रीनाथ, है ना, ये पूरा स्थान क्या हो जाता है, पैक हो जाता है। अब ये ऊपर तिब्बत वालों से तो व्यापार नहीं कर पाएंगे ना, कैसे ही कर पाएंगे जब पूरा पैक हो गया, जाने का रास्ता है नहीं, व्यापार करना संभव है नहीं तिब्बत के साथ, जनरली तिब्बत के साथ ही व्यापार होता था। तो अब सर्दियों में भी क्या चाहिए, मार्केट चाहिए, तभी तो जीविका चलेगी प्रॉपर। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि एक मार्केट हम नीचे या नीचे की तरफ भी कर लेते हैं, कहाँ, नीचे घाटी में। तो फिर गौचर एक बेस्ट स्थान मिला, तो फिर इन्होंने कहा कि गौचर में क्या करते हैं, मेले की शुरुआत करते हैं, है ना। और पहले मेले का मुख्य उद्देश्य हुआ करता था क्या, मार्केट से मतलब होता था, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो देखो गोविंद प्रसाद नौटियाल के प्रयासों से उस टाइम पे गढ़वाल के डिप्टी कमिश्नर थे कौन, बर्नेडी, इनके द्वारा शुरू किया गया। बाद में यह मेला जो है एक परंपरा बन गई कि जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है, जेएल नेहरू के जन्म दिवस पर इस मेले की क्या होती है, शुरुआत होती है। और जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब होता है, 14 नवंबर को, है ना, और उस दिन को बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रन डे के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न, दीपावली के अवसर पर ठर पूजा किस जनपद में मनाया जाता है, बताओ। आजकल ही किया था हमने ठर पूजा, है, ठर पूजा कहाँ पे होता है, उत्तरकाशी में। तो ठर पूजा जो उत्सव होता है ये उत्तरकाशी में होता है। उत्तरकाशी में कई सारे हमारे पास क्या है, मेले और भी है, और इन मेलों की अगर बात करें तो उत्तरकाशी का सबसे फेमस मेला है उत्तरकाशी का कौन सा, माघ मेला, माघ मेला, है ना, या बाड़ा हाट के मेला भी कहा जाता है इसको। माघ मेले के बाद अगला मेला विश्व मेला, है ना। तो एक विश्व तो आपका जौनसार में भी होता है, तो एक विश्व आपका इधर भी होता है, कहाँ, उत्तरकाशी में। इसके अलावा एक और मेला होता है जिसको हम बोलते हैं गेंदवा, ठीक है, गेंदवा मेला या गेंदवा उत्सव। इसके अलावा खरसाली मेला, ये खरसाली में ही लगता है, खरसाली मेला हो जाएगा, है ना। खरसाली मेले के बाद समेश्वर मेला, समेश्वर मेला हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा अठोड़ मेला हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा देवलांग मेला, कौन सा मेला, देवलांग मेला, आजकल ही अभी हुआ था देवलांग मेला, या इसी को दिलंक मेला भी कहा जाता है, दिलंक मेला भी कहा जाता है, देवलांग मेला या दिलंक मेला। इसके अलावा डांडा देवराणा मेला, डांडा देवराणा मेला, ठीक है, डांडा देवराणा मेला। डांडा देवराणा मेला के बाद कंडक मेला, कंडक मेला हो जाएगा। इसके अलावा कौन सा मेला हो जाएगा आपका, हार दूध का मेला हो जाएगा, कौन सा मेला हो जाएगा, हार दूध का मेला हो जाएगा। और इसके अलावा एक और मेला लिखना, बौखनाग का मेला, बौखनाग का मेला लिखोगे, है ना। तो ये सभी मेले आपके कहां पे होते हैं, उत्तरकाशी में आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। चल अगले प्रश्न पे आओ। गढ़वाल शैली पर आधारित निम्न चित्रों एवं उनके, ठीक है, उनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सबसे पहले सही नहीं, ठीक है, सुमेलित नहीं। सबसे पहले देखो हम आंख मिचौली की बात करें तो क्या आंख मिचौली मोलाराम का है, तो आंख मिचौली मोलाराम का नहीं है, किसका है, आंख मिचौली। तो आंख मिचौली है किसका, माणकू का है। ये माणकू का रंगीन चित्र है, कैसा चित्र है, रंगीन चित्र है, माणकू का रंगीन चित्र है। रुक्मणी हड़र माला की बात करें तो ये चैतो बिल्कुल ठीक है। गीत गोविंद, और गीत गोविंद किसकी रचना है, गीत गोविंद किसकी रचना है, जयदेव की रचना है। और उसी जयदेव की रचना जो गीत गोविंद है, इसका चित्रण यानी चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया किसने, तो ये माणकू ने किया। वहीं मोर प्रिया की बात करें तो ये मोलाराम का प्रारंभिक अवस्था का चित्र था, कैसा था, प्रारंभिक अवस्था का चित्र, प्रारंभिक अवस्था का चित्र था। वहीं अगर बात करें तो जो मोलाराम है, मोलाराम का प्रौढ़ काल का जो चित्र था वो चित्र कौन सा था, मयंक मुखी, ठीक है, कौन सा है, मयंक मुखी। इसके अलावा अगर बात करें तो इसका एक चित्र कौन सा है, दंपति, ठीक है, रूप चित्र, इसका रूप चित्र कौन सा है, तो रूप चित्र है दंपति, है ना। और दंपति में राजा प्रद्युमन शाह और उसकी रानी का चित्र बनाया गया। इसके अलावा कुछ कैसे आपके श्रृंगार चित्र है ना, श्रृंगार चित्र,
और श्रृंगार चित्रों में जैसे विप्रलंभा, विप्रलंभा नायिका हो जाएगा, ठीक है। वासक सटिया नायिका हो जाएगा, वासक सटिया, ठीक है, वासक सटिया नायिका हो जाएगा। इसके अलावा आपका हिंडोला मस्तानी, हिंडोला हो जाएगा, मस्तानी है, ठीक है। इसके अलावा सितार प्रिया, तो ये मोला राम के क्या है, श्रृंगार चित्र है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखोगे, ठीक। अगले प्रश्न पे आ जाओ। तो कौन सा इनमें सही नहीं हुआ, देखो कौन सा सही नहीं, केवल एक वाला क्या नहीं आपका सही नहीं। अगले प्रश्न पे आ जाओ। एकाग्रता प्रमुख विशेषता होती है, इसे केदार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। उपयुक्त कथन में कौन सा कथन संबंधित है, किससे संबंधित है, मंडार नृत्य हो जाएगा, ठीक है। कौन सा नृत्य, मंडार नृत्य है। तो मंडार नृत्य की विशेषता होती है कि दिमाग क्या होना चाहिए, एकाग्रता होना चाहिए। इसको केदार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हाँ, वो जानबूझ के पंडवार नृत्य मैंने दिया था, मेरे को पता था आप केदारनाथ से है ना पांडव को जोड़ देंगे, है ना, ठीक है। हाँ, तो इसलिए वहां पे पांडव नृत्य डाला हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा ऐसे खेलता है एग्जामिनर भी, ठीक है। चलो जी, तो ये मंडार नृत्य हो जाएगा, ठीक। तो मंडार नृत्य है, यहाँ पे मंडार नृत्य, तो केदारनाथ, केदारनाथ नहीं, केदार नृत्य भी कहते हैं। एकाग्रता इसकी क्या होती है, प्रमुख विशेषता होती है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। वहीं देखो बुढ़ियात नृत्य की बात करते हैं, तो बुढ़ियात नृत्य जो है कहाँ पे होता है, बुढ़ियात नृत्य है, बुढ़ियात नृत्य कहाँ पे, बुढ़ियात नृत्य होता है आपका कहाँ, जौनसार में। कहाँ पे होता है, जौनसार में। जौनसार में और नृत्य आपके क्या होते हैं, जैसे नाटी नृत्य होता है ना, कौन सा हो जाएगा, नाटी नृत्य है। इसके अलावा जैसे आपने दीपक नृत्य सुना हो, ठीक है, दीपक नृत्य भी होता है ना। ऐसे कई सारे नृत्य आपके कहाँ पे होते हैं, जौनसार वाले क्षेत्र में हो जाएंगे, ठीक है। चलो जी, इसके अलावा एक और जौनसार का सबसे प्रसिद्ध है जो हारुल, हारुल नृत्य, ठीक है, जिसमें रमतुल्ला वाद्य यंत्र बजाया जाता है। एक हारुल भी लिख देंगे, जौनसार में हारुल। बाकी पंडवार्त नृत्य की बात करें तो पंडवार्त नृत्य कहाँ, केदारनाथ, केदार घाटी है ना, रुद्रप्रयाग में। और इसके अलावा 1000 घंटे तक गाए जा सकने वाले पंडवार्त का क्या है, यहाँ पे संकलन भी, ठीक है। चलो, इसके अलावा अगले प्रश्न पे आ जाओ। किस क्षेत्र का पांडव नृत्य मुख्यतः प्रसिद्ध है, तो देखो ये तो अभी किया है ना, ये केदार घाटी का हो जाएगा। अगला प्रश्न, असंगत युग्म का आपको क्या करना है, चयन करना है। तो जरा असंगत युग्म का आप चयन कीजिए भाई, हैं, असंगत युग्म का चयन कीजिए। बताओ। तो सबसे पहले देखो, उत्तराखंड की पहली हॉरर फिल्म असगार, तो ये बिल्कुल सही है ना, पहली हॉरर फिल्म उत्तराखंड की असगारी है। दूसरा, घरेलू हिंसा व सामाजिक प्रथा पर आधारित फिल्म, ठीक है, कौन सी है, कारा एक प्रथा, नहीं लिखा है क्या, लिखा है फिल्म वाले टॉपिक में, सारे पॉइंट लिखा है। भूटियाओं की लोक कथा पर लोगो फिल्म, ये गलत हो जाएगा, कन्नू थोड़ी है ना। ये आप कमेंट करके बताएंगे कि भूटिया की लोक कथा पर आधारित लोगो फिल्म कौन सी है, ठीक है। गढ़वाली भाषा में बनी पहली धार्मिक फिल्म, ये धारी देवी आपको बताया था, है ना। तो सी वाला यहाँ पे क्या है, गलत ऑप्शन है, बाकी सही आंसर। अगला प्रश्न, बाकी देखो फिल्मों में बात करें तो पहली फिल्म बार बार बता चुका हूं, पहली फिल्म कौन सी थी, वही फिल्म भूल गया ना, उत्तराखंड की पहली फिल्म जगवार, जगवार, अच्छा अच्छा, जगवाल है ना, ठीक है। उत्तराखंड की सर्वाधिक सफल फिल्म है घर जमे, और कुमाऊनी की पहली फिल्म मेगा, ठीक है। चलो अगला, अगला प्रश्न, काष्ठ या लकड़ी से संबंधित गढ़वाली शब्दावली में सही युग्म का आपको चयन करना है। तो सबसे पहले देखो, अच्छा असंगत बताना है, असंगत सबसे पहला लिखा है सोटगी, सोटगी सुना है आपने, लकड़ी की बनी कील, सोटगी सुना है, सोटगी, हाँ, क्या ये लकड़ी की बनी कील होती है, हैं, लकड़ी की बनी कील होती है, क्या होती है फिर,
सोटगी लकड़ी की बनी कील नहीं होती है, सोटगी होती है किसी को मारने की जो लंबी छड़ी होती है ना, सोटगी। ये देखो, नहीं सुना है सोटगी है? नहीं सुना है, सोटगी नहीं सुना है? जैसे आपके टीचर नहीं लाई कभी सोटगी, है ना? मार तो खाई होगी छोटे में, है ना? चलो, तो सोटगी, तो सोटगी होती है लकड़ी, है ना, पतली लकड़ी की जो बेत होती है, जो छड़ी होती है ना, जो किसी को मारने के काम आती है ना? या जैसे बच्चों को पहले स्कूल में, अब तो खैर कौन नहीं मारता है ना, ठीक, या माँ बाप अपने बच्चों को मार दे, या जैसे जब, है ना, गायों या गायों के साथ बोले जानवरों के साथ जब रहते हैं ना, सोटगी चाहिए होती है, ठीक है, हाँ, तो बस उसी सोटगी की बात हो रही है। संगाड़ आजकल ही किया था, है ना, लकड़ी की चौखट, बिल्कुल ठीक बात है। लाकुड़, लाकुड़ बताया था जब ढोल बजाया था, ढोल बजाया था ना जब हमने, कब बजाया हमने ढोल? अभी कुछ दिन पहले, हाँ बजाया ना ढोल, बजाया मतलब पढ़ाया, है ना, ठीक है। तो ढोल दमो बजाने वाली जो वो डंडी होती है ना, छोटी जो ऐसी डंडी होती है ना, उसको लाकुड़ कहा जाता है। और जो दुपोटू होता है वो क्या होता है? तेल की पिराई करने का कास्ट पात्र होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, एक ही यहाँ पे गलत। इसके अलावा कास्ट से कई सारे हमारे क्या बनते हैं? बर्तन बनते हैं। क्या क्या बनते हैं? हाँ, अभी कल ही कराया था ना क्लास में, इवनिंग में। हाँ, है कौन कौन से बताओ एक एक करके। कास्ट से बनने वाले जो बर्तन होते हैं, एक होता है आपका परिया। परिया सुने हैं? किस लिए काम आता है? हैं? हाँ, मट्ठा मथने के लिए, है ना? मट्ठा मथने के लिए नहीं, दही मथने के लिए। मट्ठा को मथते हैं दही मथने के लिए, ठीक है, दही मथने के लिए परिया का प्रयोग होता है। इसके अलावा क्या आपने और क्या सुना है? हैं? और क्या होते हैं? ड्वीलू सुना है? ड्वीलू, ड्वीलू क्या होते हैं? या दबड़ी भी बोलते हैं इसको, ड्वीलू। गोलथिया सुने? नहीं खाया है? गोलथिया नहीं खाया? आटे का, गेहूं के आटे का जो ऐसा किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? गोलथिया बोलते हैं। और जो जिस डंडे से आप ऐसे करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? ड्वीलू या दबड़ी कहा जाता है। नहीं खाया है? आजकल सर्दियों में तो खूब सारा गुलथिया बनता है, ठीक है, गेहूं का गुलथिया और कोदे का बाड़ी। कोदे की क्या बोलते हैं? बाड़ी बोलते हैं उसको, है ना। अरे कुछ नहीं, पानी गर्म किया, गुड़ डाला, है ना, फिर उसके बाद ऊपर से कोरा आटा डाल दिया, फिर उसे एक लकड़ी से ऐसे ऐसे कर दिया। नहीं खाया? इसने खाया नहीं? ये कौन से जंगल में रहता है? वहां तो और ज्यादा बनता है। नहीं खाया? चलो, ड्वीलू हो गया, ठीक है। इसके अलावा कास्ट से परोठी। परोठी क्या होती है? दही खाने के लिए, हाँ, दही जमाने के लिए, है ना, परोठी होती है। ऐसे ठेकी होती है दूध के लिए या दही जमाने के लिए। इसके अलावा लकड़ी से बनने वाले कोसड़ी। कोसड़ी सुने? कोसड़ी क्या होता है? नमक रखने का जो पात्र होता है उसको क्या बोलते हैं? कोसड़ी कहा जाता है। नमक रखने का पात्र क्या होता है? कोसड़ी कहा जाता है। उसके अलावा एक होता है ढीटा। ढीटा क्या होता है? हाँ, पींडा। जानवरों को पींडा खिलाने का जो बर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं? ढीटा कहा जाता है, ठीक है। तो कास्ट से बनने वाली कई सारी चीजें हैं। बाकी और आपने ढिलारो, ढिलारो सुने? ढिलारो, 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 ढीला, ढीका, ढीका सुने? ढीका, है ना, खेत में ढीका आते हैं ना, ढीके, हल लगाते हैं, फिर बड़े बड़े मिट्टी के ढीके निकलते हैं, है ना, उसको फोड़ने के लिए ढिलारों का प्रयोग किया जाता है। बाकी नसुड़ा, नसुड़ा सुने? हल, लाट जो लंबी डंडी होती है। उसके अलावा जुआ, बैलों के कंधे पे बैलेंस बनाने के लिए, है ना। और जोल, है ना, खेत को समतल करने के लिए होता है। अड्या, अड्या क्या होता है? दरवाजे पे लगाने के लिए अड्या आता है ना, ठीक। अणो है, ये भी हल पे लगता है अणो, ठीक है। इसके अलावा वडगु, वडगु सुने? वडगु नहीं सुने? वडगु है, टोकरी होती है, बड़ी सी जो टोकरी होती है जिसपे गोबर उठाया जाता है, या आपके खेत में क्या कंकड़ पत्थर है, उसको वडगु में डालेंगे और कहीं बाहर फेंक देंगे। नहीं सुने? नहीं देखा वडगु? नहीं देखा है? बड़ी टोकरी नहीं देखी? आप गोबर कैसे डालते हैं? अरे कंडी में तो नहीं, तो ऐसे टोकरी में ले जाएंगे, कंडी में तो खेत तक तो कंडी में ही ले जाएंगे, है ना।
खेत की बात करें हम, है ना। चलो ठीक, वर्ड को हो जाएगा, है ना। चलो ठीक है, इसके अलावा बात करें, ठीक। तो ये आपके क्या है, कुछ प्रमुख ध्यान रखना, कास्ट से यानी कि लकड़ी से बनने वाले कुछ प्रमुख आपके कृषि यंत्र और आपके कास्ट बर्तन हो जाएंगे, है ना। आजकल खूब पूछे जा रहे हैं स्थानीय लोक शब्दावली से, तो इसीलिए आपको ये बातें भी याद रखनी है। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। तो अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कब हुआ? बताओ कब हुआ जन्म? 20 मई 1900 को इनका जन्म कहां पे हुआ? कहां हुआ इनका जन्म? कौसानी में। कहां हुआ? कौसानी में इनका जन्म हुआ। अब सुमित्रा नंदन पंत जो है बड़े महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं और इनकी कई सारी रचनाएं, है ना। सबसे पहले क्योंकि ये छायावाद के हैं तो इसलिए इनकी कई सारी छायावादी क्या है रचनाएं, क्या है छायावादी रचनाएं। छायावादी रचनाओं में अगर बात करूं मैं, तो इनकी जो छायावादी रचनाएं हैं उनमें एक है उच्छ्वास, 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 ग्रंथि, वीणा, पल्लव, ठीक है। तो उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और एक और रह गया, कौन सा? कौन सा? ये रह गया आपका गुंजन, ठीक है, गुंजन। ये है छायावादी, ठीक है, ये है छायावादी रचनाएं। इसके अलावा इनकी कुछ रचनाएं हैं प्रगतिवादी, ठीक है, प्रगतिवादी। और प्रगतिवादी जो रचनाएं हैं इनकी, ये है आपकी कौन सी? युगांत, युगवाणी, ठीक है, और आपका ग्राम्य हो जाएगा। युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, ये इनकी प्रगतिवादी हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो नव मानवतावादी, नव मानवतावादी जो रचनाएं हैं, नव मानवतावादी, ठीक है, नव मानवतावादी जो रचनाएं हैं इनमें हो जाएंगी आपकी कौन से? उत्तरा हो जाएगा, उत्तरा, कला एवं बूढ़ा चांद, कला एवं बूढ़ा चांद, जिसके लिए इनको क्या मिला? क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इसी रचना के लिए। कब मिला था? 1960 ईस्वी में, ठीक। इसके अलावा चिदम्बरा, चिदम्बरा भी इनकी कैसी है? मानवतावादी है ना। और इसके लिए 1968 में इनको क्या मिलता है? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। क्या मिलता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। तो उत्तरा, कला एवं बूढ़ा चांद, चिदम्बरा हो जाएगा। इसके अलावा अतिमा, अतिमा, अतिमा और लोकायतन, अतिमा और लोकायतन हो जाएगा, ठीक है, अतिमा और लोकायतन। उत्तरा, कला एवं बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, ठीक है, अतिमा और कौन सा हो जाएगा? लोकायतन हो जाएगा। इसके अलावा अगला है अंत चेतनावादी। अंत चेतनावादी में बात करें तो इनकी है कौन कौन सी? ठीक है, एक है कौन? स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, ठीक है, स्वर्ण किरण हो जाएगा, स्वर्ण धुली हो गया, और आपका कौन सा हो जाएगा? युगपथ। कौन सा हो जाएगा? युगपथ हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं किसकी? सुमित्रा नंदन पंत की। और एक और महत्वपूर्ण ये रचनाएं इनकी जिसको बोलते हैं पल्लव की भूमिका, पल्लव की भूमिका। और जो पल्लव की भूमिका है, इसी पल्लव की भूमिका को क्या कहा जाता है? छायावाद का घोषणा पत्र। क्या कहा जाता है? छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, छायावाद का घोषणा पत्र, ठीक है, छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, ठीक है। तो देखो सुमित्रा नंदन पंत ये याद रखना है जरूर, इनकी रचना आती रहती है एग्जाम में। अगला प्रश्न आ जाओ, नेक्स्ट है, निम्न स्थानों में से राज्य में किस स्थान पे कत्था फैक्ट्री है? बताओ कहां पर है कत्था फैक्ट्री? तो कत्था फैक्ट्री आपकी हल्द्वानी में हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कत्था फैक्ट्री कहां पर है? हल्द्वानी में। अगला प्रश्न है, चलो, वर्ष 2021 में राज्य के शिल्प उत्पाद को प्रदान किए गए जीआई टैग के हिसाब से आपको सही बताना है, ठीक है।
सबसे पहले एप्पण आर्ट, क्या एप्पण आर्ट को मिला 2021 में? तो बिल्कुल मिला है, ये भी ठीक है। रिंगाल क्राफ्ट को मिला है, भोटियादन को मिला है, थुलमा को मिला है, कुमाऊनी पिछोड़ा को नहीं मिला। ठीक है, तो इसको मिला 2023 में। 2023 में कुमाऊनी पिछोड़ा के साथ 17 और उत्पादों को क्या मिला था? जीआई टैग मिला था। बहुत सबसे ज्यादा, एक राज्य में सबसे ज्यादा एक साथ जीआई टैग प्राप्त किया गया था। और उत्तराखंड में 2023 में कुल 18 उत्पाद को क्या दिया गया था? एक साथ जीआई टैग प्रदान किया गया, जो अपने आप में रिकॉर्ड भी है। किसी एक स्टेट के एक साथ 18 उत्पादों को जीआई टैग मिलना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, रिकॉर्ड है अपने आप में। तो देखो 1 2 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। भोटियादन हमने कुछ दिन पहले किया था, थुलमा भी किया है, रिंगाल क्राफ्ट बताया था, पिथौरागढ़ का रिंगाल क्राफ्ट है ना। ठीक है, चलो जी। और एप्पण आर्ट भी अभी कुछ दिन पहले किया था ना। चलो जी, अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। और अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वन्य जीव विहार के संदर्भ में आपको क्या करना है? इनको मैच करना है। तो जरा मैच करिए इनको। ठीक है, सही मिलान करना है। तो देखो, सबसे पहले गोविंद वन्यजीव विहार कब बना? गोविंद वन्यजीव विहार 1955 में। ठीक है, तो 1 आ 2 कहीं है, 1 आ 2 इधर इधर है। केदार वन्यजीव विहार 1972, 3 2 3 हो गया प्रश्न सॉल्व। सी। अस्कोट वन्यजीव विहार 86 में, सोना नदी वन्यजीव विहार 87 में हो जाएगा। ठीक, बाकी इसके अलावा बात करें सोना नदी के बाद अगला वन्यजीव विहार कौन सा है? एक और लिखो, विंसर। विंसर वन्यजीव विहार। टोटल वन्यजीव विहार कितने? 7। और विंसर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? 1988 में। ठीक है, 1988 में। उसके बाद आपका कौन सा? मसूरी। मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना हुई कब? 1993 में होगी। और उसके बाद आपका लास्ट कौन सा रह गया? नंधौर वन्यजीव विहार। और ये नंदौर वन्यजीव विहार आपका कब बना? 2012 में बना है। कब बना है? 2012 में बना है। ठीक है, चलो जी। तो ये कब बना आपका? 2012 में आपका नंदौर वन्यजीव विहार बनता है। गोविंद वन्यजीव विहार कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। केदार कहाँ पर है? चमोली एंड केदारनाथ यानी रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, रुद्रप्रयाग चमोली में हो जाएगा। अस्कोट वन्यजीव कहाँ हो जाएगा? पिथौरागढ़ में हो जाएगा। सोना नदी वन्यजीव विहार कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में। विंसर कहाँ है? अल्मोड़ा में हो जाएगा। मसूरी कहाँ है? देहरादून में हो जाएगा। नंदौर कहाँ हो जाएगा? नैनीताल एंड चंपावत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अगले प्रश्न में, किस आंदोलन का उद्देश्य नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को दिलाना था? बताओ कौन सा था? झपटो छीनो आंदोलन। यह आंदोलन 21 जून 1998 में यह आंदोलन जो है किया गया था। ठीक है, यह आंदोलन किया गया था 1998, 21 जून 1998 में। ठीक है, और इस आंदोलन के प्रेरणता कौन थे? गोविंद सिंह रावत। गोविंद सिंह रावत है ना। ये गोविंद सिंह हर जगह ही चल रहा है, भले नाम अलग अलग पर नाम ज्यादातर गोविंद सिंह ही आ रहे हैं। ठीक है, गोविंद सिंह रावत 21 जून 1998 हो जाएगा। इसके अलावा डोंगी पेंतोली आंदोलन की बात करें तो जो डोंगी पेंतोली आंदोलन है ये कब हुआ? 1980 में। 1980 में कहां पे हुआ? चमोली में। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? मथुरा देवी। ठीक है, तो बांज का जंगल जो था वो उद्यान विभाग को सरकार ने हस्तांतरित कर दिया था, उसी के विरोध में ये हुआ। चिपको आंदोलन की बात करें तो चिपको आंदोलन 26 मार्च 1974। ठीक है, कौन थे? गौरा देवी जी। गौरा देवी कहां पे? चमोली रैणी गांव हो जाएगा। वहीं मैती आंदोलन की बात करें तो ये कब हुआ? 1995। ठीक है, कहां पे? चमोली के ग्वालदम 1995। ठीक है, ग्वालदम। और इसके अलावा बात करें तो आपका कौन थे? कल्याण सिंह रावत। कल्याण सिंह रावत। ठीक है, हाँ किताबों में गलत लिखा है 96, 95 है। ठीक है, कुछ में गलत लिखा। हाँ 9 है, हाँ 95 है। जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने भी 95 ही बोला। तो कुछ किताबों में पहले गलत लिखा हुआ था, पहले मैंने भी 96 ही लिखा था।
है ना। पर जब मेरी लास्ट उनसे बात हुई थी, जब वो यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस प्रोग्राम में आए थे, तब जब मैंने उनसे बात करी, हाँ, तो फिर उन्होंने ये कहा कि 1995 में ही ये आंदोलन उन्होंने शुरू किया था, है ना। तो फिर कोई दिक्कत नहीं, तो मैंने कहा अब उनसे ज्यादा, है ना, वेरिफिकेशन क्या हो सकता है ना। किताबें तो अपने अपने हिसाब से, तो जब स्वयं आदमी खुद बोल रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत, यानी कि 1995 में ही ये आंदोलन होता है। उसके अलावा हमारे राज्य में कई सारे और आंदोलन भी हुए हैं, जैसे कुंजड़ी वन आंदोलन 1903-4 में, 1903-4 में कुंजड़ी वन आंदोलन हुआ, ठीक है, कुंजड़ी वन आंदोलन 1906-7 में, ठीक है, एक खास पट्टी आंदोलन हो जाएगा, ठीक है, ये सब टेरी के आसपास के हैं, है ना। उसके अलावा 1930 में आपका ये आपका तिलाड़ी या रवाई तिलाड़ी कांड, है ना, ये तिलाड़ी वन आंदोलन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका और कोई आंदोलन बचा जो है 1989, 1989 आपका पानी राखो आंदोलन, कौन थे, सच्चिदानंद भारती, पानी राखो आंदोलन। 1994 कौन सा आंदोलन था, रक्षा सूत्र आंदोलन, रक्षा सूत्र आंदोलन, कौन थे, अपने सुरेश भाई, है ना, कौन थे, सुरेश भाई, है ना, अपने सुरेश भाई है यहाँ पे, सुबह के मॉर्निंग वाले बैच में आते हैं, ठीक है। चलो जी, ठीक, तो रक्षा सूत्र हमारे कौन से हो जाएंगे, 1994 रक्षा सूत्र आंदोलन हो जाएगा, ठीक। उसके अलावा कोई आंदोलन बचा, लगभग सारे आंदोलन आपके हो गए हैं, ठीक। चलो जी, अगले प्रश्न पे आ जाओ, नेक्स्ट प्रश्न पे आना। और निम्न कथनों में विचार करना है, शीतकाल में अधिकांश वर्षा दिसंबर जनवरी में होती है, जो रबी की फसल के लिए लाभदायक है। क्या बात सही नहीं है सर? अधिकांश वर्षा दिसंबर जनवरी में नहीं होती, कब होती फिर, फरवरी में है? है? दिसंबर जनवरी में तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है। कौन सा, शीत ऋतु में सबसे ज्यादा वर्षा कब होती है, दिसंबर जनवरी में नहीं होती है, जिस टाइम पे स्कूल ऐसे काम के जाते हैं, है ना, बारिश हो रही होती है, नहीं होती है। एक टाइम दिसंबर जनवरी में बारिश नहीं होती, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है, जो अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हो, पश्चिमी विक्षोभ, वो जो पेटी है वो नीचे शिफ्ट हो जाती है ना, ठीक है। तो पहली बात तो बिल्कुल सही है, उत्तराखंड में शीत ऋतु वर्षा का कारण उत्तर पश्चिमी चक्रवात है, तो दोनों कथन आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कपकोट बागेश्वर में भूस्खलन किस वर्ष हुआ, बताओ, कपकोट बागेश्वर में भूस्खलन कब होता है, कपकोट बागेश्वर में भूस्खलन कब हुआ, हाँ जी बताओ, कई बार बता चुका हूं मैं प्रैक्टिस सेट में, ये हुआ आपका 2010 में हुआ। भूस्खलन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अभी हमने जैसे पिछली बार पटवारी वीडियो का पेपर देखा था, उसमें भी भूस्खलन से एक बढ़िया प्रश्न बन रखा था, है ना। तो हम थोड़ा भूस्खलनों की हिस्ट्री देख लेते हैं, कब कौन सा भूस्खलन हुआ, थोड़ा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, है ना। सबसे पहले हम अपने उत्तराखंड के इतिहास की बात करें, जो अभी तक हमें जानकारी मिलती है, तो सबसे पहले रेमजे का काल था 1867 ईस्वी, जब नैनीताल की आलमा पहाड़ी पे क्या होता है, भूस्खलन होता है। तो सबसे पहले 1867 नैनीताल की कौन सी पहाड़ी, आलमा पहाड़ी, आलमा पहाड़ी भूस्खलन, ठीक है, कहां पे, नैनीताल। उसके अलावा 18 सितंबर 1880 ईस्वी नैनीताल में फिर से भूकंप आता है, और इस बार जो भूकंप नहीं, भूस्खलन, यह है शेर का डांडा, शेर का डांडा, ठीक है, 18 सितंबर कब हो जाएगा, 1880। उसके बाद साल 6 सितंबर 1893, और ये वाला जो भूस्खलन हुआ, ये कहां पे हुआ था, विरही गंगा में, विरही गंगा भूस्खलन, विरही गंगा, जब पहाड़ गिरा था उसमें, है ना, विरही गंगा भूस्खलन, जब विरही गंगा में पहाड़ गिरा था तो वहां पे झील का निर्माण हुआ था, है ना। चलो जी, इसके बाद हम बात करें तो अगला भूस्खलन जो इंपॉर्टेंट है वह भूस्खलन है 1977, जो कि पिथौरागढ़ के तवा घाट में आता है, पिथौरागढ़ के तवा घाट में आता है। फिर अगला जो भूस्खलन है वह भूस्खलन है 23 जून 1980, जो कि कहां पे होता है, उत्तरकाशी के ज्ञानसू में, उत्तरकाशी के ज्ञानसू में। यह भूस्खलन कहां पे हुआ, उत्तरकाशी के ज्ञानसू में, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला 1983
1983। और यह है जो आता है कर्मी गांव, और ये कर्मी गांव कहां पर है? बागेश्वर। तो बागेश्वर के कर्मी गांव में यह भूस्खलन होता है। 83 के बाद अगला जो भूस्खलन हुआ 1990, और ये ऋषिकेश के आसपास जो नीलकंठ पड़ता है, ठीक है, नीलकंठ में ये भूस्खलन हुआ। फिर साल 1993, ठीक है, साल 1993 नहीं 1996, 1996 में पिथौरागढ़ के बेरी नाग में क्या आता है? भूस्खलन आता है। फिर उसके बाद 11 अगस्त 1998 रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ में भूस्खलन होता है। उसी साल 18 अगस्त 1998 ये कहां पे आता है? पिथौरागढ़ के मालपा जो भूस्खलन हुआ था, ठीक। फिर उसके बाद 2001 में व्योमगाड़ भड़ासू भूस्खलन रुद्रप्रयाग में। फिर उसके बाद 2002 में टिहरी के बूढ़ा केदार में, 2002 में बूढ़ा केदार, 2004 में टिहरी बांध भूस्खलन, टिहरी बांध भूस्खलन हो जाता है। फिर उसके बाद अगला जो भूस्खलन है वो 2009 में ये आपका मुनस्यारी पिथौरागढ़ में भूस्खलन होता है। 2010 कहां पे होता है? अभी बताया, कपकोट में। 2010 में कहां पे होता है? कपकोट में। 2023 में कहां पे होता है? सिलक्यारा सुरंग भूस्खलन। और वहीं अगर 2024 की बात करें तो 2024 में जहां पे भूस्खलन हुआ ये घनसाली के तोली गांव में हो जाएगा, ठीक है। तो ये भूस्खलन की पूरी हिस्ट्री हो जाएगी, शायद इससे बाहर ही कोई प्रश्न बने, है ना, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। खेला नामक स्थान पर किन दो नदियों का संगम है? तो खेला नामक स्थान पे जो है काली और पूर्वी धौली गंगा का क्या है? संगम है। वहीं काली और गोरी के संगम पे कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर है आपका जौल जीबी नामक स्थान हो जाएगा। बाकी देखो काली और टोंस का तो मिलान होता ही नहीं है ना, और गोरी और धौली गंगा भी नहीं मिलती है, ठीक। अगला प्रश्न, ठंडे पानी का देवी कुंड एवं हथछिना जलाशय कहां पर है? बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो कहां पर है? ठंडे पानी का देवी कुंड और हथछिना जो जलाशय है ये आपके बागेश्वर में हो जाएगा। अगला प्रश्न, सीली उडियार कहां है? नंदा देवी, देखो अगर मानो नहीं भी पता था तो नंदा देवी राजात मार्ग दे ही दिया ना, है ना। तो ये बहुत आसान प्रश्न बना दिया ये बंद करके ना, तो चमोली हो जाएगा आपका, है। क्या कह रहे? क्या बोल रहे? हाँ, ठीक है। गगास एवं गिवाण घाटी किस जिले में है? तो घाटियों के बारे में कई बार डिस्कस कर चुका हूं। तो गगास एवं गिवाण घाटी की बात करें तो गगास घाटी है बगवाली पोखर में। कहां पर है? बगवाली पोखर। बगवाली मेला भी लगता है कहां पर? तो कहां हो जाएगा? अल्मोड़ा हो जाएगा। गिवाण घाटी की बात करें तो भाई गिवाण घाटी आपका कहां पर? चौखुटिया में। कहां पर है? चौखुटिया कहां है? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में ही एक और घाटी प्रसिद्ध है और उस घाटी को कहते हैं क्या? बरारो घाटी। क्या बोलते हैं? बरारो घाटी। और जो ये बरारो घाटी है आपका सोमेश्वर में हो जाएगा। कहां पे हो जाएगा? सोमेश्वर में जो घाटी आती है उसको बोलते हैं बरारो घाटी कहा जाता है। तो तीनों घाटियां आपकी कहां पे हो जाएगी? अल्मोड़ा में हो जाएगी। वहीं देखो चमोली में मैं बात करूं तो चमोली में कई सारी घाटियां मैं बता चुका हूं, जैसे नीति घाटी, माणा घाटी आसान है, ठीक है, फूलों की घाटी है ना, चेनाब घाटी, ठीक है। और बाकी कौन कौन सी घाटी? हापला घाटी, निजमुला घाटी, पाणा ईरानी घाटी, ठीक है, पाणा ईरानी घाटी। तो ये कुछ घाटियां आप चमोली की याद रखोगी, ठीक है। इसके अलावा टिहरी में बात करें तो टिहरी में कौन कौन सी घाटी है बताओ? टिहरी में एक है हेवल घाटी,
नहीं सुना है हेबल घाटी वन आंदोलन? भूल गए? हेबल घाटी वन आंदोलन। टिहरी में ही एक और घाटी है जिसको बोलते हैं क्या, तोता घाटी। तोता घाटी सुना है? हाँ, टूटता रहता है यहाँ पे तोता घाटी, ऋषिकेश के आसपास। इसके अलावा एक और घाटी है बादल घाटी। बादल घाटी, बादल घाटी कहाँ पर है? तो ये आपका जौनपुर वाले क्षेत्र में, टिहरी के जौनपुर वाले क्षेत्र में हो जाएगा। वहीं उत्तर काशी की अगर बात करें तो उत्तर काशी में कौन कौन सी घाटियां हैं? एक है बड़ासू, वारुणी, वारुणी हो जाएगा, वारुणी घाटी, बड़ासू घाटी, है ना, भैरव घाटी, ठीक है, और कौन सी, रमाई घाटी, हर्षिल घाटी, है ना, ठीक है, और भी है कोई घाटी? हाँ, तो फिलहाल इतना रखो याद, ठीक है, चलो। बालचा चोर होती वो सलसला दर्रा बताओ कहाँ है? तो ये आपके चमोली और तिब्बत को आपस में जोड़ते, ठीक है, चलो अगला प्रश्न। निम्न में से उत्तराखंड राज्य का आकार कैसा है? तो देखो सभी को पता है आयताकार है। किस गांव से 5.2 kg सोने का मुखावरण एवं मिट्टी के बर्तन व नर कंकाल मिला है? 5.2 kg, समझ रहे, सोने का मुखावरण, ठीक है, 1.5 लाख, 1.5 लाख बोला है, 1 लाख तो 10 ग्राम का है, ठीक है। तो देखो ये मिला है, कहां पे मिला है? तो ये मिला है मलारी गांव में मिला है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा 1983 और 2001 में क्या किया गया? सर्वेक्षण किया गया। और जब इन्होंने सर्वेक्षण किया तो इनको ये चीजें यहाँ पे मिली, ठीक है। और क्या क्या मिला इनको यहाँ पे? इनको मिला पशु का एक कंकाल मिला, पशु का कंकाल, है ना, और ये कौन सा था? हिमालयन पशु था, जिसको क्या कहा जाता है? वृषभ जुबू। उसका नाम क्या था? वृषभ जुबू, वृषभ जुबू हो जाएगा, है ना, जो कि क्या था? एक हिमालय जानवर हुआ करता था। इसके अलावा ध्यान रखना यहाँ पे 1956 में सी प्रसाद डबराल ने भी खोज करी थी। 1956 में डॉक्टर सी प्रसाद डबराल, सी प्रसाद डबराल, और सी प्रसाद डबराल ने यहाँ पे मंडलाकार, इनको क्या हुआ यहाँ पे? मंडलाकार समाधान, ठीक है, मंडलाकार समाधान की इन्होंने क्या करी? खोज करी, जिसको पहाड़ी काट के बनाया गया था, ठीक। चलो अगला प्रश्न। अवशेषों की डॉक्टर केपी नौटियाल तथा डॉक्टर यशोधर मठवाल ने कहां से अवशेषों की खोज नहीं की? तो देखो श्रीनगर के समीप अलकनंदा, ये भी ठीक है, कालसी के निकट यमुना नदी, रामगंगा नदी, दून घाटी में जनरली आपने देखा भी नहीं है और जनरली सुना भी नहीं है ना कि दून घाटी में कोई चीज मिल गई हो, तो डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाओ, कोल के बाद उत्तराखंड में किस प्रजाति के आधिपत्य की जानकारी मिलती है? तो कोल के बाद कौन आते हैं भाई? किरात आते हैं। कोल के बाद कौन आते हैं? किरात आते हैं, ठीक है, कोल के बाद कौन आए? किरात आए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी जाति 1962 तक तिब्बत से व्यापार करते थे? कौन करते थे? ये भूटिया लोग करते थे। बाकी देखो कोलों की बात करें, अभी हम कोल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो कोल की बात करें तो कोलों में कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। पहली बात तो आप ये रखेंगे कोलों के बारे में याद कि जो कोल लोग हुआ करते थे ये नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा और वृक्ष पूजा भी करते थे, है ना, ठीक है, नाग पूजा के साथ साथ, नाग पूजा के साथ, ठीक है, लिंग पूजा, लिंग पूजा व दूसरा कौन सा आपका? वृक्ष पूजा हो जाएगा, ठीक है, लिंग पूजा व वृक्ष पूजा करते थे। इसके अलावा कोलों में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? कुमारी कुमारी प्रथा। इसके अलावा इनमें क्या था? बहुविवाह, ठीक है, कौन सा था? बहुविवाह प्रथा, बहुविवाह प्रथा, ठीक है, बहुविवाह प्रथा भी क्या थी? इनमें प्रचलित थी। वहीं देखो किरातों की बात करें तो किरातों को किन्नर भी कहा जाता था, किर या किन्नर भी कहा जाता था, है ना, ठीक। इसके अलावा किरातों की बात करें तो जो किरात लोग हैं, किरात लोगों को जॉर्ज गियर्सन ने, है ना, हिमालय की प्राचीनतम जनजाति माना है, ठीक है, तो किरातों को किसने माना है? जॉर्ज गियर्सन, जॉर्ज गियर्सन। और वहीं कोलों की बात करें तो कोलों को किसने माना है प्राचीन? कोलों को प्राचीन माना है सी प्रसाद डबराल, सी प्रसाद डबराल ने माना है, ठीक, इतनी बात याद रखिए। अगला प्रश्न आ जाओ, निम्न में से किस स्थान का वर्णन कालिदास के मेघदूत में मिलता है? तो ये कनखल हो जाएगा, है ना, रविवार का जो कनखल है। गढ़वाल शब्द, किसने गढ़वाल शब्द उत्पत्ति के बारे में कहा?
कि इस क्षेत्र में बहने वाली छोटी छोटी नदियों या गाड़ों से गढ़वाल शब्द बना है। तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है हरिदत्त भट्ट शैलेश के द्वारा। ठीक है, हरिदत्त भट्ट शैलेश हो जाएगा। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है भैया। सबसे पुराना आपका ऋग्वेद ही है, और ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? देवभूमि कहा गया है। देवभूमि एवं मनीषियों की भूमि कहा है, मनीषियों की भूमि कहा गया है। ठीक है, अगला आ जाओ। देखो, किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि कुड़िंद मौर्यों के अधीन थे? तो ये पता चलता है कालसी अभिलेख, क्योंकि यहाँ के लोगों को क्या कहा गया? पुलिंद कहा गया। क्या कहा गया? पुलिंद। तो हमने मिलाया पुलिंद कुड़िंद, पुलिंद कुड़िंद, मैच कर रहा ना, है ना, पुलिंद। अब इसी में जो है अशोक ने इसी अभिलेख में क्या घोषणा कर रखी है? हाँ, अस्पताल की मैंने चिकित्सालय बना दिया है, तो आप सभी लोग चिकित्सालय का लाभ ले सकते हैं ना। ठीक है, चलो जी, आयुष्मान भारत योजना एक तरीके से चल रही है ना अशोक के द्वारा। ठीक है कि भाई योजना चल रही है तो लाभ उठा लो आप लोग। ठीक है, तो कालसी अभिलेख हो जाएगा। इसके अलावा कालसी अभिलेख कब का है? 257 कब का है? 257 बीसी का है, ईसा पूर्व। और इसकी खोज 1860 में किसने की थी? फॉरेस्ट ने की थी। ठीक है, तो कई बार ये बात भी डिस्कस हो चुकी है। अगला प्रश्न, कुड़िंद नरेशों को किस ग्रंथ में द्विज श्रेष्ठ कहा गया है? तो कुड़िंद नरेशों को किसमें कहा गया है? किसमें कहा गया है? महाभारत में कहा गया है। ठीक है, महाभारत में कहा गया। और देखो लास्ट प्रश्न आ जाओ। 1938 में संदेश नामक पत्र निकलता था, तो कहां से निकलता था? तो ये निकलता था कहां से? कोटद्वार से। कहां से निकलता था ये? कोटद्वार से संदेश नामक पत्रिका निकलती थी आप। ठीक है जी, चलिए। तो देखो ये था आपका उत्तराखंड सेक्शन का सॉल्यूशन। बाकी देखो कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक ठाक बन रहे हैं उत्तराखंड में। हाँ ठीक है, तो कम से कम इस पेपर में उत्तराखंड में कम से कम 20 तो आने चाहिए, एवरेज 25-30 है ना, 25 तक तो आने चाहिए, 25-26 नंबर। ठीक है, बाकी जिनको काफी टाइम हो गया, जो 1-2 साल हो गया, तो उनके तो 30-35 भी आ जाए तो है ना, वो भी सही है। ठीक है, बाकी देखो रिवीजन करते रहो और बार बार चीजों को पढ़ते रहो, क्वेश्चंस को लगाते रहो, इससे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए थैंक यू।